ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। Okay, so today we are going to start a value added method, and we have already seen about what is intermediate consumption. We have gone through the formulas, है ना, कि what is value added, value of output minus intermediate consumption, ये हमने देखा था ना। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के कौन कौन से पार्ट्स होंगे, ठीक है, और वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आज बात करने वाले स्टेप्स टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड। स्टेप्स टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड लिखने से पहले we need to understand, we need to know the sectors of economy. Why it is important, we will come to that topic later on. So far we know in the previous classes also that the economy is classified into three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is by and large related with the things explored, extracted from the nature. प्रकृति से जो कुछ भी हमको मिलता है उसके एग्जाम्पल हमने देखा। टोमेटो का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर, टोमेटो से टोमेटो केचप मतलब सॉस का बनना सेकेंडरी सेक्टर, एंड टोमेटो सॉस को हम मार्केट तक ले जा रहे हैं दैट इज अ टर्सरी सेक्टर। ओके, तो ये तीनों सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन को समझना होगा। वैल्यू का एडिशन तो कहीं भी हो सकता है, प्राइमरी सेक्टर में भी होता है। किसान ने सीड डाला, ग्रेन आ गया, वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन और टर्सरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन, तीनों सेक्टर्स के वैल्यू एडिशन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन बन जाता है। इसको हम कहते हैं सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। इसको मेजर किस में करते हैं? एमपी, मार्केट प्राइस में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट में हो रही है, फॉरमेंट उसमें टैक्स लगा हुआ है। तो हम जो वैल्यू एडेड मेथड है इसका मेजरमेंट हमेशा दिमाग में रखो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। बोलो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। वैल्यू एडेड मेथड में जो मेजरमेंट किया जाएगा, जो फार्मूला हमारा बनता है वो क्या होता है? सिग्मा। आपने देखा ना सिग्मा का मान का सिग्मा, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, और ये बराबर होता है जीडीपी एमपी के। तो बोलो एक बार मेरे साथ, जीवीए एमपीए एमपी, जीवीए एमपी, बोलो, इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब जब जीडीपी आपको आ जाता है तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना, क्योंकि जीडीपी एमपी से आप जीडीपी एफसी निकाल सकते हो, एनडीपी एफसी निकाल सकते हो, एनएनपी एफसी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो ना, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है इसको। करेक्ट ना? मैं सही हूँ? ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, नोट्स लिखते जाएंगे और साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम आपने क्या देखा कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स के में जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है उस वैल्यू एडिशन को हम क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ लेंगे, और फिर तीनों सेक्टर का प्राइमरी का टोटल वैल्यू एडिशन जोड़ लिया, सेकेंडरी का टोटल वैल्यू एडिशन जोड़ लिया, टर्सरी का वैल्यू एडिशन जोड़ लिया, और तीनों वैल्यू एडिशन को जोड़ लिया तो वो क्या बना? सिग्मा जीवीए एमपी। और ये सिग्मा जीवीए एमपी बराबर होगा किसके? जीडीपी एमपी के। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी बात इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप लिखेंगे स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। क्या क्या स्टेप्स हैं लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप्स, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, ये काम कर लेंगे जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। सामने बुक भी रख लो, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता ना, यू कैन फॉलो द बुक्स ऑल्सो ना, ठीक है। बुक्स में मार्क करते जाओ कि हाँ ये पॉइंट्स डिस्कस हो गया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, करेक्ट ना?
इससे क्या होगा ना, आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं बेटा, बनो पॉइंट। और सिलेबस कुछ बच्चों ने पेस्ट कर दिया है नोटबुक में, अभी भी कुछ बच्चों ने पेस्ट नहीं किया, तो कल आप सिलेबस भी पेस्ट करके लाएँ नोटबुक में। जितना मैं कह रहा हूँ वो सब आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब GDP MT, एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP का एस्टिमेट करना, जिसको अभी हमने चर्चा किया कि GVA ग्रॉस GVA MP इज इक्वल टू GDP MT। करेक्ट है? समझ आ रहा है? चलो अपने बुक में देखते जाओगे। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट करते हैं? NDPFC। वेरी गुड। और नेशनल इनकम को? वेरी गुड, ठीक है। सामने बुक खुली हुई थी तो हमने तुरंत बोल दिया डोमेस्टिक इनकम किसको मेजर करते हैं, तो बुक थी, NDPFC बोल दिया। जब मैंने पूछा NDPFC तो उन्हीं बच्चों को याद था जो बच्चे क्लास में टेंशन पे किए थे, ठीक है। मैंने चेक कर लिया ना कि आपका आंसर कहाँ से आ रहा है। चलो कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम NDPFC। ऋतुराज पांडे जी बताइए NDPFC से NNPFC कैसे जाएंगे? हाउ टू गेट NNPFC फ्रॉम NDPFC? रेज योर हैंड, कौन मुझे बताएगा NDPFC से NNPFC कैसे जाएंगे? कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, कोई किसी NDPFC मैंने लिख दिया बोर्ड पर और हमको जाना है NNP, कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, अपनी मेधा से आंसर देंगे, अपनी बुद्धि से आंसर देंगे। कौन मुझे बताएगा? किसी से हेल्प लिए होगे तो कोई जीत नहीं है। ऋतुराज बताओ। सर NDPFC प्लस NFIA। गलत जवाब। बताओ क्या करोगे? निधि, निधि छोटी, निधि बड़ी, फिर गलत हो गया। आसिन क्या करोगे बेटा? तुमने भी गलत बोला है, प्लस NFIA। हाँ कौन बताएगा? हाँ हाँ, हे भगवान, सब लोग NFIA कर रहे हैं क्योंकि ये सही जवाब है, सही जवाब है प्लस NFIA, ठीक है, प्लस NFIA, ये सही जवाब है और सारे बच्चे सही जवाब दे रहे थे, ठीक है। आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो। चलो ठीक है, मेरा काम कंफ्यूज करना है ताकि सही दिखते किस में कितना है दम, ठीक है। चलो तो आप क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे NDPFC। फोर्थ पॉइंट है एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA टू अराइव एट नेशनल इनकम, ठीक है। NFIA को आप कैलकुलेट करोगे। अगर NFIA दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हो तो हो सकता है कि फीफा और फीटा के फॉर्म में दिया हो, ठीक है, और या हो सकता है फीफा और फीटा डायरेक्ट ना लिख के कुछ और तरीके से लिखा हो जिसका मतलब फीफा और फीटा हो। हाँ ठीक है, 5 लोग अमेरिकन इंडिया में सर्विस करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इतना है, ऐसे करके दे देगा, मान लो, मतलब तो वही है। हाँ ठीक है, फीटा और समझ में आई बात, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA टू अराइव एट नेशनल इनकम। अब आ जाइए प्रिकॉशंस, ठीक है, प्रिकॉशंस थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाएंगे ताकि उसको घर पर आप डिटेल कर लें। यहाँ उतना लिखाऊंगा ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, क्या क्या लेंगे? स्कूल आते हो, सड़क पर खड़े होते हो, बस में बैठते हो, प्रिकॉशन, मम्मी बोलती है ना कि प्रिकॉशन, देयर आर सो मेनी प्रिकॉशंस, है ना। नर्सरी से लेकर अभी तक प्रिकॉशन ही प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, है ना, करेक्ट ना। तो हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते समय भी कुछ प्रिकॉशन रखते हैं ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। प्रिकॉशन नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इब्तिदा शामिल नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स का एक एग्जांपल दो इब्तिदा बेटा, गिव 1 एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इब्तिदा बुक देख के आंसर दोगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, मन
रोने लगेगा बेटा तो, दिल गार्डन गार्डन कर दो, है ना, है ना। बोलो आलोक, इंटरमीडिएट गुड्स का एक एग्जांपल दो कोई मुझे, प्रीत बोलो। हाँ, मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स है, ये तो कह रहे हैं कि फाइनल गुड है। कैसे? मिल्क से चाय बनेगी तो मिल्क से चाय बनेगा तब इंटरमीडिएट गुड है, और मिल्क फाइनल गुड भी हो सकता है क्या? सर हो सकता है। कैसे? जब हाउस होल्ड के लिए यूज़ करें। हाउस होल्ड के लिए यूज करो। एक बार प्रीत के लिए जोरदार तालियां, शाबाश, बैठ जाओ। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल दे दिया प्रीत ने, क्योंकि प्रीत रेगुलर आ रहा है। इप्सिता सिट प्रॉपर्ली बेटा, पैर नीचे। चलिए सेकंड पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेल एंड परचेज, SALE, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हम एक साल का निकालते हैं, इसका ध्यान रखो। नेशनल इनकम निकाले, GDP बोलो, GNP बोलो, कुछ भी बोलो, हम क्या बोलते हैं? एक साल, 1 ईयर का है ना, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो उस ईयर में अगर उसका प्रोडक्शन हुआ है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। लेकिन अगर पिछले साल हुआ है, उसके 2 साल और पहले हुआ है, तो उन सब चीज़ों का अगर सेल और परचेज हो रहा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, वाई? गिव रीजंस। तो आपका रीजन क्या होगा कि नेशनल इनकम बाय डिफॉल्ट, द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम सेज व्हाट? अकाउंटिंग ईयर की बात करता है ये। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर की बात करता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च की बात करता है। तो उस साल के अगर ईयर में वो प्रोडक्शन हुआ है, मतलब करंट फ्लो में है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वो करंट फ्लो है। ठीक है, इस साल का जो फ्लो है इनकम का, उसमें उस ईयर में अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, दैट इज डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ब्रैकेट में लिख लो, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो चीज़ें सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जा रही हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों का मेजरमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि मार्केट में उनकी क्या वैल्यू होगी, बराबर, इसलिए ऐसी चीज़ों को मेजर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन और डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, पिता की सर्विस, पिता का पढ़ाया जाना, ऐसी चीज़ों को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। बड़ा पॉइंट? ठीक है, तो हमारा पॉइंट था प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन और डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अब प्रीवियस पॉइंट और इस पॉइंट में कुछ डिफरेंस है। वहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही है और यहाँ किसकी बात हो रही है? गुड्स की बात हो रही है। और जब भी देखा आपने कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने पढ़ा कि हाउस होल्ड और फर्म, जहाँ गुड्स की बात हो रही है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं तो इनकम जनरेट हो रहा है। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ उसकी कुछ तो वैल्यू होगी मार्केट में, बड़े पॉइंट। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे किसान 8 kg प्रोडक्शन करता है, 5 kg वो अपने पास रखता है और 3 kg मार्केट में जाता है। 3 kg मार्केट का तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन 5 kg भी तो प्रोडक्शन हुआ, हाँ, वो भी तो प्रोडक्शन है। उस 5 kg का क्या दोष है जो किसान अपने पास रख लिया? तो ये माना जाएगा कि किसान मार्केट से परचेज करता ना, ठीक है, कुछ तो वैल्यू होती है उसकी, बड़े पॉइंट। तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो
क्या पॉइंट था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू लिख लें पहले। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। जैसे निधि का मकान, निधि अपने मकान में रहती है, दो निधियाँ एक साथ खुश हो रही है ठीक है, तो इनका मकान अपने मकान में रह रही है। अगर ये मकान अपने मकान में नहीं रहती तो कहीं ना कहीं रेंट तो देना पड़ता ना, ठीक है। तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स ब्रैकेट में लिख लो इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। सर और दूसरा इन्वेंट्री क्या होता है? चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, उसका मतलब लिखा भी हुआ, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स लिखा हुआ ना बेटा, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स ब्रैकेट में इन्वेंट्री, ये टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स ब्रैकेट में लिख लो इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। इसको पूरा ही लिख लो, डैश लिख लो पूरा। नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, लिख लें। नेट इंक्रीज in the stock of inventories will be included in the national income as it is a part of capital formation, as it is part of capital formation। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है कि जो आपके पास स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, ठीक है, उसका यूज़ क्या हो रहा है, उसका यूज़ फर्दर प्रोडक्शन में हो रहा है, तो कैपिटल इनकम जनरेट हो रहा है ना, तो कैपिटल फॉर्मेशन में उसका योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से लिखेंगे इसको, नहीं इसी को लिख लो। स्टॉक और इन्वेंट्री लिखिए, स्टॉक और इन्वेंट्री इज अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स कॉमा अनयूज्ड रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। जिसको ऐसे समझो, आपको एग्जांपल मैंने दिया था, दर्जी है, टेलर है, उसने कपड़ा ही स्टॉक है, वो भी रॉ मटेरियल है, उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है उससे, हाँ, और उस कपड़े की उसने आधी स्टिचिंग की है, वो भी है, हाँ, पाइपलाइन में है, वो प्रोडक्शन हो जाएगा, मार्केट में जा सकता है कभी भी, ठीक है। और एक कपड़ा फिनिश्ड गुड्स है लेकिन वो मार्केट में भी गया नहीं है, वो सब हमारे इन्वेंट्री या कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। आपने माल मंगा लिया कहीं से लेकिन अभी आपके पास पड़ा हुआ है, मार्केट में गया नहीं है, तो क्या स्टॉक है ना भाई, कैपिटल फॉर्मेशन का दम तो रखता है वो। मेरी बात समझ में आ रही है, तो उस पॉइंट को यहाँ बोला जा रहा है। समझ में आ गया सबको, समझ में आया। लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ब्रैकेट में न्यू एंड ओल्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में कोई प्रोडक्शन का क्रिया नहीं हो रहा है, इसलिए तो लिख लेंगे सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स न्यू एंड ओल्ड। शेयर का मतलब होता है कंपनी अपने टोटल प्रॉपर्टीज़ को कुछ हिस्सों में, जितने भी उसमें कंट्रीब्यूटर होते हैं, है ना, वही उसका शेयर होता है, ठीक है, उसका हिस्सा जिससे कंपनी चलती है, रन किया जाता है, ठीक है। शेयर इशू किए जाते हैं जब कोई कंपनी लॉन्च होती है,
कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी को अकेले बनाना मुश्किल होता है, तो लोगों की उसमें हिस्सेदारी तय की जाती है ना। कोई 10%, कोई 5%, कोई 15%, है ना, तब कंपनी बनती है। और अकेले आपने कंपनी खड़ा किया तो आप उस पूरे कंपनी के मालिक खुद ही हैं, तो टोटल शेयर आपके पास है। 2 लोग किया तो 50% शेयर हो गया, और लोग किए उसी तरह शेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है, इसके बारे में हम अगले टॉपिक पर अगर डाउट होगा तो ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। तो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, न्यू हो चाहे ओल्ड हो, लेकिन ये ध्यान रखना इनके ब्रोकरेज चार्जेज जो होंगे वो इंक्लूड होंगे। वहीकल भी पिछले साल का प्रोडक्शन है, इस साल अगर उसमें जो दलाली जिसको हिंदी में वर्ड करते हैं वो मेहनत का पैसा है ना, उसको इंक्लूड किया जाए, ब्रोकरेज चार्जेज इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।